हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं गुमान सिंह रावत न्यू रावत कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के परिचय के बारे में। दोस्तों, एक खुशखबरी है हम सब लोगों के लिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि 14-15 मई को रीट की परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 20,000 नए पद घोषित किए गए हैं। और उसी क्रम में आज हम मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की पहली क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में, और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें हम मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की बात करें, तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, बिहेवियर एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान में हम प्राणियों के व्यवहार के बारे में, प्राणियों की मानसिक और दैहिक का मतलब होता है शारीरिक, यानी प्राणियों के व्यवहार, मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार को भी शामिल किया गया है। यानी पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में शामिल है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ भी अगर हम देखें तो मन का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान अध्ययन की एक ऐसी शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, हमारे मन को पढ़ती है। यानी शाब्दिक अर्थ भी यही है इसका, मन का विज्ञान। बात करें इस मनोविज्ञान के अंग्रेजी वर्जन की, तो अंग्रेजी में मनोविज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं। और ये साइकोलॉजी जो शब्द है ग्रीक भाषा के, जिसको हम यूनानी भाषा कहते हैं, उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है दोस्तों, उसका नाम है साइकी, और दूसरा शब्द है लोगोस। दो शब्दों से मिलकर के ये बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा या सोल, जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी या ज्ञान, नॉलेज। यानी साइकी प्लस लोगस दो शब्दों से बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी या नॉलेज। यानी अंग्रेजी भाषा का जो साइकोलॉजी शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, यानी स्टडी ऑफ सोल या नॉलेज ऑफ सोल। यानी साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया दोस्तों? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। अब हम बात करते हैं दोस्तों मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के बारे में। सीधा का एक क्वेश्चन उठ जाता है यहाँ से कि ये परिभाषा किसने दी, वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है परिभाषा दे करके। तो पहली जो डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी की, वो दी थी क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का और मानव के संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, मॉर्गन ने ये परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यानी मानव का और पशुओं के व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ये परिभाषा दी थी मॉर्गन ने। इसके बाद तीसरी परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान माना है वॉटसन ने। यानी वॉटसन दोस्तों व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, ये व्यवहार को ही सुप्रीम मानते थे, तो इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान माना है। इसी तरह जिम्बार्डो ने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी है वो ये है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी जिम्बार्डो ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान जीवों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी तरह मैकडूगल ने जो परिभाषा दी है
वो ये है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी मैकडूगल ने ये कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो आचरण और व्यवहार दोनों का यथार्थ विज्ञान है, और वॉटसन ने ये कहा था कि सिर्फ मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसी प्रकार जिम्बार्डो ने ये कहा था कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी जिम्बार्डो तो व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान मानते हैं, वॉटसन व्यवहार के धनात्मक विज्ञान को मनोविज्ञान मानते हैं, और मैकडूगल जो है वो मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार के यथार्थ विज्ञान को मानते हैं। इसी तरह बोरिंग ने जो परिभाषा दी थी वो ये है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यानी बोरिंग ने कहा कि मानव की प्रकृति का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान है। इसी तरह वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। दोस्तों, कोई भी एक एक शब्द पकड़ के हमें इन परिभाषाओं को याद कर लेना है अपने हिसाब से, ताकि परिभाषा देखते ही हम उस मनोवैज्ञानिक का नाम वहाँ पर सही भर सके। अगर हम बात करें कि वास्तव में अगर इस मनोविज्ञान के अध्ययन के प्रारंभ की बात करें तो अरस्तु के समय जब दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, उस दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी कई शताब्दियों वर्ष पूर्व। इसीलिए इस अरस्तु को ही मनोविज्ञान का आदिक जनक माना जाता है। यानी मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। जो प्रारंभिक मनोविज्ञान था, आदि मनोविज्ञान, उसका जनक अरस्तु को ही माना जाता है। मनोविज्ञान से दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। यानी विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का कार्य किया है। इसलिए अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, उसको मनोविज्ञान का जनक, यानी मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, आधुनिक मनोविज्ञान, इस आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और आदि या जो प्रारंभिक मनोविज्ञान था उसका जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। इस विलियम्स जेम्स जो कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1890 में एक किताब लिखी थी। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों कि विलियम्स जेम्स ने कौन सी बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक लिखी थी जो कि मनोविज्ञान की एक आधारशिला, रीढ़ की हड्डी बन गई। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के विकास के बारे में, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। यानी मनोविज्ञान का ये जो क्रमबद्ध विकास हुआ है वो किस प्रकार से मनोविज्ञान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। तो दोस्तों 5 स्टेप से गुजर करके मनोविज्ञान या साइकोलॉजी अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चरण के बारे में, विकास के पहले चरण के बारे में। उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, यानी साइंस ऑफ सोल साइकोलॉजी। पहले स्टेप में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये सब यूनानी दार्शनिक हैं जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल मानते हैं। इसी तरह साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी आत्मा का अध्ययन होता है। तो ये भी इस साइकोलॉजी को या मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने की ओर इशारा करता है, इंगित करता है। मनोविज्ञान की ये जो परिभाषा है वो लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। यानी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, परंतु बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या, उसके स्वरूप, उसके रंग व उसके आकार की स्पष्ट रूप से व्याख्या, ये 16वीं शताब्दी तक ही मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा। और उसके बाद तत्कालीन जो मनोवैज्ञानिक उस समय के, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे,
वो आत्मा की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाए कि आत्मा किस प्रकार से होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उस आत्मा का रूप कैसा होता है, रंग कैसा होता है, आकार कैसा होता है और कहाँ स्थित होती हैं। इन सब और आत्मा का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी विधियों को स्पष्ट करने में ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो असफल रहे थे। इसीलिए ये परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। इसके बाद दूसरा जो चरण आता है मनोविज्ञान का, उस दूसरे चरण में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता है, यानी साइंस को माइंड माना जाता है या साइंस ऑफ माइंड ही साइकोलॉजी कहा जाता है। तो आत्मा की विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा जब अस्वीकृत हो गई तो उसके बाद मध्य युग यानी 17वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान साइंस ऑफ माइंड के रूप में परिभाषित किया था। इनमें मध्य युग के दार्शनिक इटली के पाम्पोनाजी तथा थॉमस रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी जो 17वीं शताब्दी थी, उस 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया, साइंस ऑफ माइंड माना गया। इस मध्य युग में जो दार्शनिक थे इटली के, एक तो पोम्पोनोजी और थॉमस रीड, इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। यानी इन दोनों वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। इसके अलावा लॉक और बर्कली जो थे, इन्होंने भी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना है। परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाइयां उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में थे। यानी जो आत्मा के विषय में, आत्मा के स्वरूप, स्थिति कहाँ स्थित होती है, आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे, ये सारी की सारी परिस्थितियाँ मन के साथ भी उत्पन्न हुई। यानी मन की ये जो परिभाषा थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, अमान्य हो गई। इसके बाद मनोविज्ञान विकास के तीसरे चरण में प्रवेश करता है और तीसरे चरण में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान का माना जाता है, यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में व्यक्त किया गया। यानी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, चेतना का विज्ञान। इसमें सिगमंड फ्रायड का नाम जो है वो मुख्य रूप से लिया जाता है। इसके अलावा वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वोन जेम्स सली, ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जो इस मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। यानी सिगमंड फ्रायड जो है वो मुख्य रूप से मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। इसी तरह वाइव्स, विलियम जेम्स, विलियम वोन जेम्स सली, ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं। आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। परंतु मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ और स्वरूप के संबंध में भी एक मत नहीं हो पाए। यानी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी जो चेतन क्रियाएं जीवित प्राणियों में होती है उनका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। लेकिन वापस मनोवैज्ञानिक गण इस चेतन शब्द के अर्थ के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में एक मत नहीं हो पाए। इसकी वजह से चेतना के विज्ञान की ये जो परिभाषा थी ये भी अमान्य हो गई। और उसके बाद सन 1905 में ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल,
इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक्स लिखी थी, उसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। इस आउटलाइन साइकोलॉजी जो बुक्स है, इसके पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना को एक बहुत बुरा शब्द बता करके इसकी आलोचना की है। यानी विलियम मैकडूगल ने जो बुक्स लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी, इसके पेज नंबर 16 पर इस चेतना की या कॉन्शियसनेस की एक बुरा शब्द बचा करके आलोचना की थी, यानी इसको एक बुरा शब्द बताया था। इसके बाद मनोविज्ञान विकास के चौथे चरण में प्रवेश करता है, जहां पर मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। यानी मनोविज्ञान जो है साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार के विज्ञान साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। यानी ये सारे के सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जो कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इसी परिभाषा को सबसे ज्यादा सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी वर्तमान में मनोविज्ञान की यही परिभाषा जो है वो सर्वाधिक मान्य है, सबसे ज्यादा स्वीकार्य है। अगर इसके शॉर्ट ट्रिक की हम बात करें तो शॉर्ट ट्रिक है आम को चाव से खाते हैं। अब देखो दोस्तों, आ का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। यानी पहले चरण में विकास का जो पहला चरण था, जो कि 16वीं शताब्दी में, इस मनोविज्ञान को हम आत्मा का विज्ञान मानते हैं। फिर दूसरा में से बना है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान जिसको हम 17वीं शताब्दी कहते हैं, इस 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान जो था उसको मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद चाव शब्द के चा से बना है चेतना का विज्ञान। यानी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे, और वह शब्द से बना है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। यानी मनोविज्ञान जो कि 20वीं शताब्दी में, यानी वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। अब इस संबंध में वुडवर्थ की ये जो परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये परिभाषा पूछी जाती है। रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वुडवर्थ की, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। यानी सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, उसके बाद इसने अपने मन का त्याग किया। यानी इसके बाद इसको मन का मनोविज्ञान कहा जाने लगा, तो इसने मन का भी त्याग कर दिया। फिर इसको चेतना का मनोविज्ञान कहा जाने लगा, तो इसने चेतना को भी अस्वीकार कर दिया। और अब वर्तमान में मनोविज्ञान को हम व्यवहार का मनोविज्ञान कहते हैं। तो यानी अब ये व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी वुडवर्थ के शब्दों में मनोविज्ञान क्या है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को भी अस्वीकार कर दिया, और अब ये वर्तमान में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये वुडवर्थ की कथन है, डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र या शाखाओं के बारे में, स्कोप या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान जो है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं दोस्तों। तो मनोविज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज या शाखाएं हैं, जैसे कि किशोर मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, मनोमितिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इसी तरह दैहिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान,
ये सारी की सारी मनोविज्ञान की शाखाएं हैं या कार्य क्षेत्र हैं, यानी मनोविज्ञान में इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। अब इस मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और बुक्स जिनकी स्थापना और किसके द्वारा लिखी गई, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो NCERT 11th की जो बुक है उसमें पृष्ठ संख्या 11 के ऊपर ये सारी डिटेल्स दे रखी है कि प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। यानी प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी। इसी तरह दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में ये बुक्स प्रकाशित हुई थी। यानी दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक, कई बार लेखक का नाम पूछ लिया जाता है या लेखक का नाम दे करके बुक्स का नाम पूछ लिया जाता है, या 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और सामने एक तरफ राइटर का नाम दे देते हैं और एक तरफ बुक्स का नाम दे देते हैं, तो वहां भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो दुर्गानंद सिन्हा ने जो बुक्स लिखी थी उसका नाम क्या था कि साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, जो कि 1986 में प्रकाशित हुई। उसमें भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जो कि मनोविज्ञान से संबंधित हैं। मनोविज्ञान की आदि जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी मनोविज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु ही है, आदि जनक। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इसी तरह प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, वहां पर विलियम वुंट ने 1879 में की है। कई बार रीट के अंदर सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस शहर में हुई है, तो जर्मनी के लिप्जिंग में। किसने की है? विलियम वुंट ने। कब की गई है? 1879। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसी तरह 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनली हॉल द्वारा की गई, यानी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। इन्होंने 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना की थी। इसी तरह 1892 में संरचनावाद, 1895 में प्रकार्यवाद, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की गई। 1928 में N. सेनगुप्त, पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, वे राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों ही भारत के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी 1928 में। क्या नाम है दोस्तों? N. सेनगुप्त, यानी पूरा नाम नरेंद्र नाथ सेनगुप्त, और दूसरे मनोवैज्ञानिक है राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की पहली बुक लिखी थी 1928 में। इसी तरह 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर N. सेनगुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई। छाप लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता में। कब स्थापित हुई? 1916 में। किसने इसका नेतृत्व किया? स्थापित करने में मुख्य योगदान किसका था? किसके नेतृत्व में यह स्थापित हुई? तो डॉक्टर N. सेनगुप्त, यानी नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के नेतृत्व में स्थापित हुई। ये एक सुदृढ़ शिक्षित भारतीय मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रोफेसर थे। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी के ऊपर केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया, यानी 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किया। 1954 में मेस्लो ने मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी नामक एक पुस्तक लिखी थी, यानी 1954 में मेस्लो ने एक बुक लिखी थी मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि मेस्लो की जो बुक है उसका नाम क्या है? मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी। कब लिखी? 1954 में। इसी तरह जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहले वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। यानी जॉन डीवी ने 1894 के अंदर अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।